Dear student, myself Ravindra Pathak. Today I am going to start Bohr's atomic model. Bohr's atomic model एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड पैटर्न हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो. सो टेक केयरफुली. Bohr's model, it is based on single electronic species that are applicable for single electronic species. For example, hydrogen, helium ion, lithium ion, beryllium ion, etc. बोहर्स ने बताया इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. जब ये फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस दौरान ना तो ये एनर्जी गेन करते हैं ना लूज करते हैं. इन्हीं फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट को बोहर्स ने स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया और इनके कुछ नेमिंग क्या के एल एम एन ऐसे नाम दिए या इनके लिए एन ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा नाम दिया. बोहर्स ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनके एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हों mvr बिकम इक्वल टू h अपॉन 2 पाई या इसके इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए. अब एंगुलर मोमेंटम क्या है आगे बताऊंगा मैं. तो h बाई 2 पाई, ठीक है, पॉइंट नोट डाउन करो. वेर या दैट इज एम बी आर इट शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेर एम मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, एन इंटीजर है, h इज अ प्लैंक कांस्टेंट. तो n की वैल्यू क्या होगी 1, 2, 3, 4 कुछ भी एंड h क्या है इज अ प्लैंक कांस्टेंट. क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? मैं हटाने जा रहा हूं इसे. ओके. h कांस्टेंट की वैल्यू h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. इसको थोड़ा ध्यान से देखना. कुछ लोग इस यूनिट को गलत लिख देते हैं या गलत बोल देते हैं, जूल पर सेकेंड बोल देते हैं. ये जूल सेकेंड है ना कि जूल पर सेकेंड है. तो इक्वेशन क्या बनी है एम बी आर याद रख लो, इट बिकम इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख लो और इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसका यूज होगा. MBR एंगुलर मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोला था कि बताता हूं. इट इज अ मोमेंटम ऑफ मोमेंट. इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन का मास m, इट मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. हर टाइम पे क्या हो रहा होगा, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी हर क्षण. तो मोमेंटम किसी पर्टिकुलर टाइम पर या टाइम इंस्टेंट पर मोमेंटम काउंट करना है. फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले या डिनोट करें तो एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किया जाता है. L वेक्टर यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा. L बिकम इक्वल टू R या D क्रॉस P. P तो जानते हो, P बिकम इक्वल टू mv. तो आप क्या लिख सकते हो
आर वेक्टर क्रॉस एम वी। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा है, इसका मतलब जानते हैं आर साइन थीटा एम बी लिख सकते हो। और यहां पर देखो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। एंड वी नो दैट साइन 90 बिकम इक्वल टू 1। तो सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, आर एम वी या आर एम बी आर, कुछ भी बोल सकते हो। यही है एंगुलर मोमेंटम, और यही किसके इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में है, h अपॉन 2 पाई के। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम फॉर वेरियस बोहर्स ऑर्बिट। क्या आप बता सकते हो? देखो ध्यान से, वेरियस बोहर्स ऑर्बिट, सर्कुलर की जगह पर मैं स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूं पाथ के लिए। यही न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ होंगे, उनको लीनियर एन लाइन से और स्ट्रेट लाइन से लिख दिया। एन की वैल्यूज लिख दे रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना हो किसी ऑर्बिट का तो क्या होगा, यहां पर h बाई पाई 2 पाई, दूसरे ऑर्बिट के लिए h बाई पाई हो जाएगा, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3h बाई 2 पाई, चौथे ऑर्बिट के लिए 2h बाई पाई। ऐसे किसी ऑर्बिट के लिए आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, निकल जाएगा। तो बोहर्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो। क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स अवेलेबल फॉर्म, मतलब n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, n की वैल्यू कोई नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, जैसे 1.5 या 0.5, 1.2, 1.3, 2.5, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर ही रिवॉल्व कर सकता है, कहीं पर भी नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं पर रिवॉल्व करे, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे जा करके ही रिवॉल्व कर सकता है, ऐसा बोहर्स ने बताया था, या बोहर्स का एजम्पशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिलीज electron jump from one energy level to another energy level. It can emit or absorb energy. कब emit करेगा, कब absorb करेगा? देखो n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू n1 n2, इसका एनर्जी लेवल डिनोट कर दिया हमने E1 से और E2 से, यह एनर्जी है। लोअर एनर्जी न्यूक्लियस के पास, हायर एनर्जी न्यूक्लियस से दूर। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा होगा तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। डेफिनेटली हायर एनर्जी गेन करने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। देखो डेल्टा ई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ई फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल स्टेट की एनर्जी, E2 इनिशियल स्टेट की एनर्जी E1, तो E2 माइनस E1 वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेवल पे ऐसे ही है, N1 N2 E1 E2, हायर लेवल
से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन मूव करे, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो ऐसे में क्या करेगा, इट कैन इमिट एनर्जी इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। डेल्टा ई, यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि सिस्टम ने एनर्जी रिलीज कर दी है। देखें our next point, positive outcome of Bohr's atomic model, mathematical postulate। मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें, बोहर्स ने ऑर्बिट के रेडियस के लिए फार्मूला ड्राइव किया, वेलोसिटी के लिए फार्मूला दिया, एनर्जी के लिए वेरियस कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ की एनर्जी के लिए फार्मूला दिया, तो उन्हीं की बातें कर रहे हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा किसी सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के सराउंड, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा, चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज को E से और नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरी कर सकते हैं, Z से रिप्रेजेंट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन दो टाइप के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक न्यूक्लियस की तरफ लगने वाला फोर्स जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा, और दूसरे फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा है, कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस टाइप के फोर्स को कूलाम्बिक फोर्स बोला जाता है, और क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है तो हम FCP सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर जो चार्ज होंगे चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये चार्ज Q1 या ZE और ये चार्ज E है, इनके बीच डिस्टेंस R डिस्टेंस है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर। FCP, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, के ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। E क्या है, चार्ज ऑन पर प्रोटॉन, और ये वाला E चार्ज ऑन पर इलेक्ट्रॉन। R डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। इसे सेकेंड इक्वेशन से डिनोट कर दो, ठीक है। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखना, ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। दूसरा फोर्स लिख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स, और नेक्स्ट फोर्स है FCF, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा होगा, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अगर ये फोर्स ब्रेक कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन ऐसा राउंड में नहीं घूमेगा, टेंजेंटियल डायरेक्शन में सीधे मूव कर जाएगा। ऐसे बताएं कि एक पत्थर को, एक बॉब को एक स्ट्रिंग में बांधा और तेजी से मैं रोटेट करवा रहा हूं, ऐसा तेजी से जैसे छोड़ूंगा तो क्या गोल गोल जाएगा? नहीं, सीधे
टेंजेंटियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसका मतलब कि एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, बस वही फोर्स, उसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं एंड इट शुड बी इक्वल टू mv² अपॉन r। तो FCF, इस इक्वेशन को थर्ड बोल दो। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, mv r बिकम इक्वल टू nh अपॉन 2 याद रखना। जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा, मतलब कि स्टेबल सेल में, स्टेबल एनर्जी सेल में रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ऐसे टाइम पर दोनों ही फोर्स बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे। FCP बिकम इक्वल टू FCF, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। दोनों की ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। FCP क्या है, kZe² अपॉन r² बिकम इक्वल टू mv² अपॉन r। इसे इक्वेशन 4 बोल लो, ठीक है। ये वाली फोर्थ इक्वेशन, इसी से हम रेडियस का फार्मूला ड्राइव करेंगे, इसी इक्वेशन से हम एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हेडिंग डालो, फार्मूला फॉर बोहर्स रेडियस। बोहर की खुद की थोड़ी है, मतलब बोहर्स ने जिन ऑर्बिटल की बात कही, उन ऑर्बिटल्स के लिए रेडियस का फार्मूला। देखो एक इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन क्या थी, kZe² अपॉन r² बिकम इक्वल टू mv² अपॉन r। इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में आप क्या करें, v की वैल्यू रख दें और v की वैल्यू हम mvr बिकम इक्वल टू nh अपॉन 2 से लेके आएंगे। v बिकम इक्वल टू nh अपॉन 2 mr। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, substituting the value of v in equation 4, फोर्स के इक्वेशन में v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। आओ देखो, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, लिखो भाई kZe² अपॉन r² बिकम इक्वल टू m/r, और v की वैल्यू क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, nh अपॉन 2 mr का होल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, आगे देखो, kZe² अपॉन r², इट शुड बी इक्वल टू क्या होगा, m², यहां पर ये स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहीं पर देख लो, तुम लोग मैं अलग से लिख देना, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सभी का स्क्वायर है। देखो m² से m कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, kZe² बिकम इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, n² h² अपॉन 4 π² mr। सो r, यहां से अगर r लिखोगे तो क्या आएगा, यहां से अगर आप r लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, n² h² अपॉन 4 π² kZe² m।
यही रेडियस का फार्मूला है। इसी फार्मूले में अगर हम सभी कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कांस्टेंट्स क्या है देखो, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या क्या है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और h कांस्टेंट है। इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो लिखो substituting the value of all the constants in equation, in radius equation, then we get r become equal to 0.53 n square by z, n square by z एंगस्ट्रॉम। एटम है, रेडियस बहुत छोटी होगी तो लेंथ की छोटी यूनिट्स एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या पिकोमीटर यूज करते हैं। देख लो 1 एंगस्ट्रॉम इट शुड बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर और 10 पावर माइनस 10 मीटर, तो एक बहुत छोटी यूनिट है। देखें इसे आप आरएन लिख सकते हैं। तो ये रेडियस का फार्मूला हो गया, ये याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है तुम लोगों को। और अगर बात 11th की कर रहे हो तो केवल और केवल यही फार्मूला यूज़ होगा, बाकी कोई फार्मूले यूज नहीं होंगे। बट जब आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए बात करते हो या नीट पैटर्न पे बात करते हो तो यहाँ पर ये भी फार्मूला यूजफुल है। और के की वैल्यू क्या बताई थी, 1/4 पाई एफ साइलेन नॉट, इसके टर्म में भी पूछ ली जाती है, इसके टर्म में भी पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन गिवन होगा, उसमें इसका कोई टर्म आ सकता है। तो सारे फार्मूले याद रखने हैं, लेकिन जब आप बोर्ड पैटर्न पे बात कर रहे हो तो केवल और केवल इसी फार्मूले को याद रखना है आपको। क्लियर हो गई बात? आगे क्वेश्चन लिखें। तो अब तक हम लोगों ने बात की रेडियस के फार्मूले की। रेडियस का एक फार्मूला 2-3 बार मैं बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेडियस फॉर बोहर्स ऑर्बिट, फॉर डिफरेंट बोहर ऑर्बिट के लिए रेडियस फॉर डिफरेंट एटम आर आयन। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का बोहर्स रेडियस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट कर लेंगे। हीलियम के लिए के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या लिथियम आयन है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है तो क्या आप कर पाते हैं। देखें क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He1 पॉजिटिव। क्या होगा, गिवन क्या है, क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है, n की वैल्यू 2 है, z आल्सो बिकम इक्वल टू 2। रेडियस का फार्मूला r बिकम इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर अपान z, यही ना एंगस्ट्रॉम। तो लिख दो 0.53 इंटू n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, z की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 0.53 इंटू 2, इसी टर्म में या मल्टीप्लाई करके देख लो, ये एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया। आगे देखें तो ऐसे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है इस टाइप की। हम ओवरऑल बात कर लें कि देखो ये कोई हाइड्रोजन एटम है जिसके वेरियस ऑर्बिट्स हैं। n की वैल्यू यहाँ पर
1 है, n की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1। इस ऑर्बिट के लिए बोहर्स रेडियस क्या होगी बताएंगे, लिखें। हाँ ठीक, 0.53 एंगस्ट्रॉम हेयर, यहां पर क्या होगा 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, 0.53 इंटू 9, 0.53 इंटू 16। यही अगर मैं एटम चेंज कर दूं, हाँ एटम हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम आयन आ जाए तो फिर क्या होगा, पहले ये नोट कर लो, जल्दी जल्दी से लिखें। फॉर He आयन डिफरेंट सेल्स हैं, इसमें भी 4 सेल लिख दी, n की वैल्यू 1 2 3 4, z की वैल्यू यहां पर 2 है, रेडियस लिख लोगे, जल्दी फाइंड आउट करो। इसके लिए रेडियस r की वैल्यू, इसके लिए r की वैल्यू, इसके लिए r की वैल्यू, इसके लिए r की वैल्यू। ऐसे ही दूसरे किसी आयन के लिए, अब देखो हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर Li3 पॉजिटिव लिया होता मैं तो Z की वैल्यू क्या हो जाती 3 हो जाती, सभी में 3 से डिवाइड करना पड़ता, इसमें भी 3 से डिवाइड, इसमें भी 3 से डिवाइड, इसमें भी 3 से डिवाइड, बस इतना ही तो करना होता आपको। नेक्स्ट, 2 एटम डिफरेंट एटम है, इनके रेडियस रेशियो काउंट करना हो पर्टिकुलर सेल के लिए तो किस पर डिपेंड करेगा, केवल Z वैल्यू पर डिपेंड करेगा। एक ही एटम है, इनके रेडियस डिफरेंट ऑर्बिट के लिए रेडियस रेशियो डिफाइन करना हो तो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, n वैल्यू पर। लिखें रेडियस रेशियो R1/R2, ये क्या होगा n1² Z2 अपान n2² Z1। अगर आपने n फिक्स कर दिया तो Z2/Z1 रेशियो आएगा, अगर Z फिक्स कर दिया तो n1²/n2² यही रेशियो आएगा। क्लियर, तो रेडियस रेशियो हो गई बात। आगे ये हटा रहा हूं, बोहर्स वेलोसिटी की बात करते हैं, डिफरेंट सेल्स में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला अभी mvr बिकम इक्वल टू nh/2π से b की वैल्यू तो निकाली थी या b की बात की ही थी, उसी में r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। देखो फार्मूला क्या है, b बिकम इक्वल टू nh/2πmr, एक इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r, इस वेलोसिटी को बोहर्स वेलोसिटी बोलेंगे। तो फार्मूला फॉर वेलोसिटी v बिकम इक्वल टू nh/2πmr, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो b बिकम इक्वल टू nh/2πm इंटू r क्या था k, ये क्या था 4 पाई n² h² अपान 4 पाई स्क्वायर kZe² m, यही फार्मूला था। r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला है, m से ये m कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो गया, यहां पर 2 आ गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, n स्क्वायर से n, h² से h कैंसिल हो गया, सो v बिकम इक्वल टू
क्या आ जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपान एन एच, सिंपल सा मैथमेटिक्स ये बोलता है ना। अब इनमें कांस्टेंट क्या क्या है, एच कांस्टेंट वेरिएबल क्या है देख लो, वेरिएबल देख लो तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपान एच, ये तो कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल क्या है जेड और एन और जेड वेरिएबल है, ठीक है। इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट इन वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन में सभी कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देन वी गेट v बिकम इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, तो 11th एग्जाम के लिए यही याद रखना है, लेकिन बाकी किसी भी एग्जाम के लिए इसके अलावा ये भी फार्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देखो क्लियर हो गई बात, जल्दी से नोट डाउन करो। वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर जेड बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों? अगर जेड बढ़ा और वेलोसिटी घट जाए तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्लो रेट से मूव करेगा तो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाएगा या न्यूक्लियस में गिरने के चांस हो जाएंगे। तो जैसे जैसे जेड बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है जिससे एटम स्टेबल रहे। अच्छा, एन डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने से वेलोसिटी भी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेलोसिटी फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वेरियस सेल। या वेरियस इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वेरियस सेल बोले वेलोसिटी, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम बोल दिया, इसके बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं, के एल एम तो जानते हो, के एल एम एन या 1 2 3 4 बोल सकते हो। इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी बता सकते हैं? देखो n की वैल्यूज तो पता है, z की वैल्यू भी पता है, वेलोसिटी क्या होगी जल्दी से बोलो। 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, यही आएगी ना? क्यों? n की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू भी 1। इस ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू जब n की वैल्यू 1 थी, तब n की वैल्यू जब 2 हो गई तो वेलोसिटी v बिकम इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर 6 z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, तो वेलोसिटी क्या हो गई? बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाते ही वेलोसिटी 1/2 हो गई, और जब थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे तो वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी जब n की वैल्यू 3 आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2.18 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1/3, 1/3। फोर्थ ऑर्बिट में जाते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर v/4, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v/3, इसकी वेलोसिटी v/2 बोल सकते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर एटम, हाइड्रोजन एटम की जगह पर हीलियम आयन लिए होते तो क्या होता? तब भी ऐसे ही रहता।
देखो हीलियम आयन, इसके लिए बात करें He पॉजिटिव है, Z की वैल्यू 2 हो गई। इस वाले में वेलोसिटी क्या होगी? अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की वेलोसिटी b है तो यहां पर वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी, 2.18 इंटू 10 पावर 6 इंटू 2 Z की वैल्यू। जब n की वैल्यू क्या थी? n बिकम इक्वल टू 1। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बोहर्स के फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर हो जाएगी। ऐसे में b बिकम इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर 6 Z/n, दोनों 2 है, 2/2, मतलब कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के वेलोसिटी के बराबर मीटर पर सेकेंड। n की वैल्यू 3 कर दें, n बिकम इक्वल टू 3 है, तब वेलोसिटी v3 या थर्ड ऑर्बिट के लिए 2.18 इंटू 10 पावर 6, आगे जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा? z की वैल्यू 2/3। तो कंपेयर कर सकते हैं वेलोसिटी का रेशियो फॉर बोहर्स वेलोसिटी v1/v2, ये क्या होगा? Z1 n2 अपान Z2 n1। अगर n कांस्टेंट कर दिया जाए तो किस पर डिपेंड करेगा? केवल z की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर z कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब कि पर्टिकुलर एटम्स के लिए बात किया जाए, तो किस पर? केवल और केवल n की वैल्यू पर बोहर्स वेलोसिटी डिपेंड कर रही होगी या रेशियो डिपेंड कर रहा होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एनर्जी के लिए फार्मूला। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बोहर्स पोस्टुलेट की बात कही कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा होता है, कब इलेक्ट्रॉन अपने लेवल को चेंज करता है, कब चेंज नहीं करता है, ये बात बताई। किन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है वो बताया। एंगुलर मोमेंटम के बिहाफ पर रेडियस, बोहर्स रेडियस के लिए बात बताई और बोहर्स वेलोसिटी के लिए, ठीक है। फोर्स के कैलकुलेशन किए गए। अब नेक्स्ट है एनर्जी, बोहर्स एनर्जी और एनर्जी फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स।